इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो फिलहाल एफओ के तैयारी कर रहे हैं उसमें खासकर वैसे विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़े हैं, जिनका मैथमेटिक्स रहा है, जिनका स्टैटिस्टिक्स रहा है या फिर कॉमर्स है, तो कॉमर्स के विद्यार्थी कुछ पढ़े भी होंगे, तो उनके लिए वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन इट। या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डिराइव दी डिमांड कर्व थ्रू दिस लॉ। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो यूटिलिटी है, आपका जो इसका बेसिक कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो लेक्चर्स है आपका ऐप में वो पूरी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा और इसका क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन पैटर्न में अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके गोसेन का पहला नियम भी हम लोग कहते हैं। क्योंकि गोसेन साहब ने कहा, गोसेन ने बाद में इसके बाद भी एक नियम दे दिए। शुरू में एक वस्तु के लिए था और दूसरी बार में एक से अधिक वस्तु के लिए था। इन सभी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। डैट मीन्स आज के क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है कि आपको यूटिलिटी का मतलब समझा दिया जाए। आप जो पढ़ते हैं कार्डिनल, आप जो पढ़ते हैं ऑर्डिनल, ये दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो हम इंडिफरेंस कर्व में पढ़े हैं, कार्डिनल का मतलब जो मार्शल साहब बात करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम शुरू से। देखिए आते हैं बोर्ड पे और एकदम शुरू से हम लोग बताने वाले हैं। देखिए यूटिलिटी एनालिसिस, इसको हम लोग कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण, है ना। क्या बोलेंगे? उपयोगिता विश्लेषण। बेसिकली ऐसे यूटिलिटी की बात करते हैं, यूटिलिटी का तो इसको हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। और इस शब्द को, यूटिलिटी शब्द को जो दिया गया था सबसे पहले प्रोफेसर जेवेंस के द्वारा दिया गया था, है ना। यूटिलिटी कोई वस्तु नहीं है, यूटिलिटी कोई सामान नहीं है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी वस्तु में जो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है उसे यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये पेन है, तो इस पेन की हमारे लिए यूटिलिटी कब है? जब हम इससे लिखना चाहते हैं लिखा है। उसी तरीके से जब हम रोटी खाते हैं तो जो हमें भूख लगती है भूख खत्म हो जाती है। या हम जब कहीं पढ़ने जाते हैं, जब हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आती है तो कहते हैं सर की पढ़ाई में यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाले है कि यूटिलिटी का मतलब लाभ से नहीं होता। क्योंकि देखिए कुछ लोग को यूटिलिटी, कुछ लोग को सेटिस्फेक्शन शराब पीने से मिलता है, सिगरेट पीने से मिलता है। तो शराब पीना और सिगरेट पीना लाभप्रद तो नहीं है, लेकिन उस कंज्यूमर के लिए उसी शराब में उसकी यूटिलिटी है। तो जो वस्तु किसी व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन देता है ना, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। देखिए समझिए, अब एकदम टर्म शुरू से हम बता रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए यूटिलिटी, उपयोगिता, हिंदी में लिखे पहले भी हैं। यूटिलिटी का मतलब ऐसे देखिए, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर of any commodity is called utility, है ना। किसी वस्तु में इच्छा पूर्ति करने की शक्ति को
उपयोगिता है ना कहा जाता है। अब इस उपयोगिता का कोई रंग रूप नहीं है। जैसे मान लिया आप पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, रोटी खाते हैं तो भूख मिट जाती है, या पढ़ाई करते हैं तो आपको समझ में आता है, या किसी गाड़ी पर जाते हैं तो आपको ज़रूरतें पूरा हो जाती है। तो अच्छा लगना यानी कि जब रोटी खाते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ाई पढ़ते अच्छा लगता है, या फिर एसी में बैठते अच्छा लगता है, तो इसका कोई रंग रूप नहीं होता। यूटिलिटी का कोई रंग रूप नहीं होता। यूटिलिटी क्या है? वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कम्युनिटी। तो यूटिलिटी है क्या? तो बेसिकली सबसे पहले कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम महसूस करते हैं जब बाज़ार में जाते हैं और किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो अच्छा लगना भी दो प्रकार का होता है, एक जी से टेस्ट करके, एक मन से टेस्ट करके, है ना। तो इसीलिए देखते हैं जब इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि कोई वस्तु अगर अच्छा लगता है तभी मार्केट में बिकेगा, तो भी एक प्रकार का यूटिलिटी है। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं जिसका पैकिंग अच्छा हो तो लगता है बहुत अच्छा होगा, अब खाने के बाद पता चलेगा अच्छा है कि नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन उसके सामान अच्छा ही रहता है। जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी होती है उसकी पैकिंग अच्छी होती है, अट्रैक्शन अच्छा होता है, आपका जो है वो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ताकि लोगों की उपयोगिता बढ़े। अब ये हम लोग अलग देखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को लगातार उपयोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है, अलग बात है। क्लियर है? तो चलिए और लिखिए, ऐसे पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए, पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए। यूटिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज गिवन इनिशियली फर्स्टली बाय द प्रोफेसर जेवेंस इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद लिखिए कि आपका यूटिलिटी इज़ द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। उपयोगिता क्या है? तो किसी वस्तु की इच्छा पूर्ति करने की शक्ति है। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तीसरा पॉइंट में, यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, उपयोगिता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ऐसे लिख लीजिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। एक बाबू समझिए पहले, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उपयोग यानी कि उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता की विशेषताएं, वही पॉइंट है लिखा थे। एक क्वेश्चन पूछा है कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो एग्जामिनेशंस होता है कि उपयोगिता की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की विशेषताओं को बताएं। तो उपयोगिता की विशेषताओं में वही है, जैसे कि पहला तो है कि यूटिलिटी एज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, जो कि हम बता चुके हैं। दूसरा में लिखिएगा कि यूटिलिटी एज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, हाँ लिख सकते हैं। यूटिलिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, यानी उपयोगिता एक व्यक्ति पूरक होती है। व्यक्ति पूरक का मतलब एक ही सामान के लिए दो अलग अलग व्यक्ति की उपयोगिता अलग है। जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी अगर हमको भूख लगे तभी हमें अच्छा लगेगा, अगर हमें ज़रूरत नहीं। अगर उसी तरह से अगर आपका जो इस पुस्तक है तो पुस्तक जो है, इस पुस्तक का स्टूडेंट्स की उपयोगिता ज़्यादा है, लेकिन जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है उसके लिए इस पुस्तक की उपयोगिता कुछ नहीं हो, तो पुड़िया बांध के दुकान में चनाचूर बेच देगा। ठीक है, तो एक ही वस्तु के लिए दो अलग, तीन अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयोगिता अलग अलग होती है। उस पर लिखिए, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है ना, यानी यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। एक ही सामान का अलग अलग जगह पर उपयोगिता अलग अलग बढ़ जाती है। जैसे बिस्किट का पैकेट घर में रखा हुआ उसका उपयोग नहीं है, लेकिन जब सफ़र में जाते हैं तो ही ये बिस्किट है, जंगल में बिस्किट है, पानी का उपयोगिता क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। ठीक है, और ये मोरल ड्यूटी को प्रभावित नहीं करते, डजंट अफेक्ट द मोरल ड्यूटी। मैंने पहले ही कहा कि किसी व्यक्ति को शराब पीने से अच्छा लगता है तो उसको शराब ही दिया जाता है। देखते हैं घर वगैरह में, जानते हैं लोग कि इस शराब अगर उससे काम लेना है,
जानते हैं कि शराब खराब चीज़ है, लेकिन फिर भी उसको शराब पिलाता है, फिर भी उसको मीट मुर्गा खिलाता है, ऐसा होता है। क्लियर है। उसके बाद जो है, और ये बेसिकली यूटिलिटी का बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने बताया। अब सबसे बड़ी बात है जो पढ़ते हैं कि जो यूटिलिटी है, ये दो तरह के इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। कार्डिनल मतलब जिसको हम लोग नंबर में 1 2 3 4 5 में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनल जो कि रैंकिंग हमको बताता है। तो ऑर्डिनल जब हम डिफरेंस कर पढ़े थे तो हम आपको बताए थे। आज हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। वैसे लिख लो, अच्छा रहेगा कि उपयोगिता का जो दो विचारधाराएं हैं, एक तो आपका है कार्डिनल अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, और दूसरा आपका है ऑर्डिनल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल अप्रोच। क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल अप्रोच। दो अप्रोच है, लिखो, ऐसे लिख लीजिए। यूटिलिटी को दो तरीके से हम लोग देखते हैं, यानी उपयोगिता। एक है जिसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। इसको बोलते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्या बोल देंगे? क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्लियर। तो अभी हम लोग, चूंकि इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल्स में बताएं आप लोग को, आज हम इसको हम लोग करेंगे। इसी के में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जो बच्चे नए थे उनके लिए कि सर इस समझ में आपका नहीं है। और इसी को हम लोग, जो मार्शल का विचारधारा पूछता है, ये मार्शल साहब ने इसके वर्णन किए थे। ये सारी बातें आपको एजवर्थ हैं, हिक्स है, आर.जी. डिलन है, वो आगे जब हम लेक्चर बताए थे पीछे तो देखिएगा, नहीं तो फिर जब इस टॉपिक पे हम आएंगे तो फिर से हम आप लोग को बताएंगे। क्लियर है। तो अब जो है ऑर्डिनल जो कार्डिनल अप्रोच है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 से। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, यहाँ तक हो गया बेसिकली शुरू से। अब आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, यूटिलिटी जो है ना, यूटिलिटी, या यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पर उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता के प्रकार। तो देखिए, एक है जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता। एक है जिसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, यानी इसको हम बोलते हैं कुल उपयोगिता। क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों को देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एमयू, इसको शॉर्ट में कहते हैं ट्यू। बेसिकली मार्जिनल का कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, हर चैप्टर में लगभग मार्जिनल कंसेप्ट आता है। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और इसी मार्जिनल को हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं, या स्लोप कहते हैं, या dy/dx कहते हैं। लेकिन उसको भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग इसमें जो हम समझना है कि मार्जिनल का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे मार्जिनल का मतलब है, देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है
मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी और एडिशनल सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर हैव बाई गेटिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने पर या खाने पर या उपयोग करने पर जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और देखिए ऐसा मार्शल साहब कहते हैं, उनका जो उन्हीं का दृष्टिकोण है कि जब हम किसी वस्तु को लगातार उपयोग करते हैं तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटते चली जाती है। यानी जब हम कोई सामान का उपयोग करते हैं, जैसे प्यास लगते हैं तो पानी पीते हैं, खाना खाते रोटी खाते हैं या कोर खाते हैं, कि आप किसी भी सामान को खाते हैं तो जब हम पहली बार प्यास लगता है तो पहला छोटा सा गिलास में पानी हमें मिलता है तो उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है। या खाना मिलता है तो पहला रोटी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि शुरू में हमारी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ भूख कहिए, वो ज़्यादा होती है, भूख की तत्परता जो होती है ज़्यादा होती है, या प्यास की तत्परता है ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी पर आगे हम पढ़िएगा डिमांड जो जब किसी वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर उसके लिए ज़्यादा पैसा पे करना चाहता है, कम होगी तो कम पे करना चाहता है। तो शुरू में जब मार्केट में कोई सामान आता है तो उससे कंज्यूमर को लगता है बहुत अच्छा है, हमें उपयोगिता ज़्यादा देगा, इसलिए कंज्यूमर उसको पैसा ज़्यादा पे करना चाहता है। खासकर मोबाइल वगैरह हम देखते होंगे, जब सामान नहीं आती है तो उसकी उपयोगिता लगता है बहुत अच्छा होगा तो उसकी प्राइस भी अधिक होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका दाम घट जाता है। क्लियर है? तो चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी जो हम नोट्स दिए हैं, जो PDF दिए हैं, लिखा हुआ है, वैसे हम बेसिकली फिर से लिखा देते हैं, लिखिए तब ज़्यादा क्लियर होगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी और satisfaction which a consumer get या which consumer gets, है ना, by consuming one additional unit of any commodity। ऑफ एनी कमोडिटी, समझे? किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग करने पर, लिख लीजिए हिंदी में, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग करने पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है ना। देखिए, तो सीमांत उपयोगिता होता है MU इक्वल टू होता है TUN माइनस TUN-1, समानता ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए N का मतलब होता है अभी वाला, N-1 एक स्टेप पहले वाला। तो अभी जो टोटल हमारे पास है और जो पहले वाला घटा दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एडिशनली कितना उपयोगिता मिला है। या इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, MU इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन जो प्रोडक्ट है, Q का मतलब क्वांटिटी, प्रोडक्ट। क्लियर है? या आगे, और हालांकि इतना ही ज़रूरत है, अभी जो लिखना है इतना ही ज़रूरत है अभी, इसलिए और भी आगे है जब मैथमेटिकल पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी इतना ही करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं जो बेसिक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, वेयर, ऐसे हम बता ही दिए हैं, MU इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी और डेल TU का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी और डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन कमोडिटी। Q क्या है? कोई वस्तु का नाम है, या कहीं पे X भी रहता है।
ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आइए, इसे यहाँ पे मान लिया कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ ब्रेड, नहीं लिख सिर्फ यूनिट्स लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ ब्रेड। जैसे पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो पहला यूनिट जब हम कंज्यूमर कंज्यूम किया, एक रोटी थे तो उसे 10 यूनिट के बराबर सैटिस्फैक्शन है, 10 एक कार्डिनल नंबर ही है। फिर दूसरी रोटी में 8, थोड़ा सा कम गया, जरूरी नहीं 8 होगा, ये 8.5 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, लेकिन कमेगा। तीसरी है तो 6, चौथी नहीं कमेगा, फिर चौथी है तो 4, पाँचवीं है तो और कमेगा, छठी है तो 0। 0 का मतलब है मेरा पेट भर गया, कंज्यूमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। लेकिन पेट भरने के बाद भी और थोड़ा अगर थाली में परस दें तो उसे उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मार्शल साहब कहते हैं, ऐसा गोसेन साहब कहते हैं। देख रहे हैं कि शुरू में हमारा उपयोगिता अधिक है, इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर, है ना। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। अब टोटल क्या है, तो टोटल जो लिख लो, जैसे साइड में भूल गए लिखाना, मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता का अर्थ। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है, तो TU इज समेशन ऑफ MU, है ना। यानी कि हिंदी में कहते हैं कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग है, और जो टोटल यूटिलिटी होता है समेशन ऑफ MU, ऐसे करते हैं। सिग्मा का मतलब समेशन मतलब जोड़ होता है। यहाँ लिखिए टोटल यूटिलिटी समेशन इज टोटल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ MU। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। 10 हुआ, 2 रोटी खाएंगे तो 10 + 8 18। इसी तरीके से आप आगे पूरा कर लीजिए। 10 है, 8 है, 6 है, इक्वल टू 24। ठीक है, फिर है 10, 8, 6 + 4 28, 10, 8, 6, 4 + 2 30, फिर है 10, 8, 6 + 4 2 + 0, फिर 30, फिर देखिए जो लास्ट है 10, 8, 6, 4 2 0 + -2, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, जब तो मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगा तो कुल हमारा घटना शुरू हो जाएगा। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। हो गया, चलिए उसके बाद अगर मान लिया कि टोटल दिया रहेगा तो मार्जिनल कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम बताते थे। फिर हम लोग लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग की बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसे देखिए यहाँ पर अगर टोटल दिया रहेगा 10 है, 18 है, 24, 28, 30, 30 यही न था। अगर निकालना रहेगा मार्जिनल, एम यू इक्वल टू क्या बताते चेन है ना, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। ठीक है, ये बताए थे, ये जो बताए थे तो आप इसमें देखिए टी यू एन का मतलब अभी वाला, तो अभी वाला कितना है देखिए, ये हम देख रहे हैं 10 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 10 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना 18 है, टी एन 18, एन माइनस 1 है, एक इससे पहले तो 10 है तो 8 हो जाएगा, है ना। फिर आपका जो है 24 है माइनस 8 है तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6। उसके बाद 28 माइनस 24 तो 4 हो जाएगा, 30 माइनस 28 तो 2 हो जाएगा, 30 माइनस 30 तो 0 हो जाएगा, 28 माइनस 30 तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो सिंपल है। उसके बाद जो है जब भी देखिए हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, यानी कि अब हम लोग अब इसके आगे है जो पूछता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या इसी को हम लोग गोसेन का पहला नियम कहते हैं। चलिए लिखते हैं, उसको कर देते हैं आज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या इसको गोसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, और इसे गोसेन का पहला नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? गोसेन का पहला नियम कहेंगे। तो देखिए ये नियम कहता है कि, ये नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी वस्तु को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटते जाती है ना, उसकी सीमांत उपयोगिता घटते जाती है। या हम ऐसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्या होता है हम बताएंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कॉमा दीजिए इफ़, हम लिखते हैं इसको तो अच्छा रहेगा। लिखो मीनिंग्स ऑफ लॉ ऑफ, लिख लीजिए मीनिंग्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ ऐसे लिखते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी
स्टेट्स, है ना, स्टेट दैट other things remaining the other things remaining the same if a consumer consumes any commodity continuously the marginal utility of that commodity डिक्लाइन। लिखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर, बताएं आगे, अन्य बातें समान रहने पर, कॉमा, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या किसी एक ही वस्तु को या एक ही तरह की वस्तु को लगातार उपभोग करती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता है ना, तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, यह घटती है। हो गया। अब देखिए, जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसका एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशन फेल तो लॉ फेल। तो सबसे पहले लिखिए एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लिखिए एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility। assumptions of law of diminishing marginal utility, उपयोगिता, ऐसे लिखिए हिंदी में, सीमांत उपयोगिता, है ना, ह्रास नियम की मान्यताएं पहला लिखिए सबसे पहला, कंज्यूमर शुड बी रेशनल। उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए, उसके पास सोचने समझने की शक्ति होना चाहिए। कोई पागल व्यक्ति के साथ नियम लागू नहीं होगा। कंज्यूमर शुड बी रेशनल, पहला। दूसरा लिखिए द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। उपभोग की प्रक्रिया लगातार होना चाहिए। एक रोटी अभी खाएं, एक रोटी शाम में खाएंगे तो नियम लागू नहीं होगा। एक ही साथ खाना है, लगातार खाना है, एक ही तरह की वस्तु होना चाहिए। तीसरा लिखिए द गुड्स टू बी कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजीनस। उपभोग की जाने वाली वस्तुएं एक ही प्रकार का होना चाहिए। पहला रोटी अगर सादा है तो दूसरा भी मक्खन लगा के होगा तो नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, आई बस में एकदम हो, एक ही प्रकार का होना चाहिए। पहली बार मूवी घर में देखें, दूसरा बार सिनेमा हॉल में, तब भी नियम लागू नहीं। पहली बार घर में, दूसरे के बार घर में देखना है तभी नियम लागू होगा। पहली बार गाना सुने हैं ईयरफोन से, दूसरी बार होम थिएटर में, तो भी नियम लागू नहीं होगा। एक ही तरह का, एक ही स्थिति होना चाहिए, सिचुएशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए
देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं का साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। रोटी है तो एक रोटी होना चाहिए, पानी है तो एक गिलास पानी होना चाहिए। एक चम्मच पानी नहीं देंगे, रोटी को थोड़ा सा तोड़ कर नहीं देंगे तो पहला का ज़्यादा दूसरे के अच्छा लगेगा, है ना। देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, चाहिए। कुछ और लिखिए। देयर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब सभी का दाम एक ही होना चाहिए वस्तुओं का। देयर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन्स एज यूजुअल, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी चेंज इन फैशन, इंटरेस्ट, देयर शुड नॉट बी चेंज इन फैशन, इंटरेस्ट एंड साइकोलॉजी, उपभोक्ता के फैशन, उपभोक्ता के मनोविज्ञान और उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। तो मोटा मोटी ये सारा एजम्पशन है। अब एजम्पशन के बाद वही टेबल को बनाने शुरू में बताए थे, एजम्पशन हो गया ना। अब लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले से जो टेबल बनाए हैं वही वाला, जैसे यहाँ पे लेते हैं यूनिट्स, यहाँ पे लेंगे MU 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 10 है, 8 6 4 2 0 माइनस, ये तो बताए हैं। इसी को डायग्राम पे देखिए, हाँ देखिए ऐसे यहाँ से लेके यहाँ इसको मिल रहा है पॉजिटिव MU, इसको बोलते हैं 0 MU और सैटिस्फैक्टरी पॉइंट कहते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव MU, यानी कंज्यूमर यहाँ पर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में भी है ना। देखिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, कैसे, तो यहाँ देखिए दिखाना है 10 तक, है ना। तो मान लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 नीचे ले लेते हैं। अब देखिए 1 है तो 10 है, देखो 1 है तो 10 है, 2 है तो 8 है, यहाँ लेते हैं, 3 है तो 6 है, यहाँ लेते हैं, 4 है तो फिर 4 है, यहाँ लेते हैं, 6 है तो फिर 2 है, यानी कि 5 है तो फिर 2 है, यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ इस तरह से, यानी जो आपका कर्व बनेगा इस तरीके से, है ना। ये जो पॉइंट दिखा रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी। इसे देखिए, एक यहाँ मिला, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 ये है क्या, MU, देख रहे हैं। इधर जो है इसको बोलेंगे नेगेटिव MU। ए भी मान ली, इसका कोई नाम दे देते हैं, A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, Y है,
यहाँ MU है, यहाँ यूनिट्स ऑफ ब्रेड लिख देंगे, है ना। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम में ही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सैटिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि कंज्यूमर यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब इसको दिखाएंगे। इसमें एक चीज़ और लिखना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। MU और TU में क्या रिलेशन है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दे दीजिए अब, रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। हिंदी में कहेंगे सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध। लिखिए। चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा। देखिए बनाते हैं, वही है, दो है, अब इसी को दिखाना है। यहाँ पे यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर MU है 10 8 6 4 2 0 -2। यहाँ पर TU है तो जोड़ दिए थे 10 18 24 28 30, फिर आपका 30, फिर आपका जो है 28। ठीक है, अब पहले हम डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद इसको समझा देंगे अच्छे तरीके से। डायग्राम बनाइए, एक ऊपर और इसके पैरेलल में एक डायग्राम बनाना है। स्केल से बनाइएगा तो और अच्छा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 5 6 7। एक्स एक्सिस यहाँ पर नीचे थोड़ा सा है, MU है ना, तो दिखते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम लोग, जैसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, माइनस नीचे लेंगे, यहाँ पर MU लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या लेंगे? यूनिट्स ऑफ ब्रेड लिख देंगे अंत में, ऐसे लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर है यूनिट्स ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे टोटल लेंगे, टोटल कितना है तो 28 है, तो 5 करके ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30। यहाँ Y है, यहाँ TU है, सब बन गया। तो ये तो अब सिंपल है, ये बना देते हैं।
इसको इसके बीच में बना देते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, 1 है तो 10 है, फिर आपका 8 है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ग्राफ पे बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ग्राफ की ज़रूरत है नहीं। फिर देखिए 6 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 2 है, फिर माइनस, तो फिर इस तरह से। तो ए आप जो है इस तरीके से आपका एमयू है, यहाँ पर पॉइंट भी दे सकते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एमयू है। हाँ, अब टोटल बना देते हैं। तो टोटल कैसे बनाएंगे, यहाँ 0 है, देखो 1 है तो कितना है, 10 है, 1 है तो 10 है, 1 है तो 10 है, इसको बीच में, और 2 है तो 18 है, तो 2 है तो 18 है, यहाँ 18 20 के नीचे लेते हैं। फिर 3 है तो 24 है, 3 है 24 25 के नीचे। फिर 4 है तो 28 है, 4 है तो 28 है, 28 यहाँ लेंगे। फिर आपका 5 है तो 30 है, 5 है तो 30 है, फिर 30 है, फिर इस तरह से ग्राफ आएगा। तो देखिएगा, तो डायग्राम आपका इस तरीके से एक ट्यूब बन गया। जब यहाँ पर देखिएगा 0 है, ये 0 है तो ट्यूब मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा ग्राफ आगे पीछे वहाँ लिखा गया, क्लियर है, समझ गए। अब थोड़ा हम समझाते हैं। देखिए ऐसे इसको ऑप्टिमल पॉइंट भी कहते हैं, इसमें भी आप दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रिलेशनशिप में लिखते चलिए। पहला रिलेशन है कि जब देखिए एमयू घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो ट्यू क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 है, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, अगर लगातार 10-10 होता तो कांस्टेंट रेट से बढ़ता। यहाँ अगर 10, यहाँ 20, यहाँ 30 तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता, लेकिन यहाँ 10 है, 8 है, 6 है, लेकिन ये जुट रहा है ना। तो जब लिखिए, पहले लिखा देते हैं, पहला सेंटेंस लिखिए, when mu decline but remains positive, when mu decline but remains positive, when mu decline but remains positive, when mu decline but remain positive, then T will increase at diminishing rate, है ना, T will increase at diminishing rate। जब हिंदी में लिखिए, जब सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन घनात्मक रहती है, जब सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन घनात्मक रहती है, तो कुल उपयोगिता घटते हुए क्रम से बढ़ती है। तब कुल उपयोगिता घटते हुए क्रम से बढ़ती है, तब कुल उपयोगिता घटते हुए क्रम से बढ़ती है। देखिए है ना, यहाँ पर 8 है, 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ रहा है। दूसरा लिखिए, यहाँ देखिए जब 0 हो गया तो ट्यू क्या है, मैक्सिमम है। सेकेंड में लिखिए, when mu becomes 0, ट्यू इज मैक्सिमम। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। फिर देखिए यहाँ घटना शुरू हो गया। अब लास्ट में लिखिए, when mu becomes negative, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। when mu becomes negative then T start to decline, देखिए यहाँ से क्या रहा है, यहाँ से यहाँ ही बढ़ रहा है, बढ़ता रहा, घटते हुए क्रम से बढ़ रहा है ना। फिर जब यहाँ 0 है तो ट्यू क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये आपका घटना शुरू हो गया। तो ये पूरी तरह से हमारा यहाँ तक हो गया। बस थोड़ा सा बताया डेरिवेशन और डिमांड कर, इसको आप लेक्चर्स में देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में वीडियो आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कम से कम लाइक कर लें। पढ़ते हैं तो लाइक करें, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। शेयर करें वीडियो को ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा हो। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, उसे डाउनलोड कर लें और हमसे जुड़ सकते हैं और आगे इकोनॉमिक्स किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।